नमस्कार। आज हम ब्रिटेन के संविधान के विकास के अंतिम चरण की कुछ विवेचना करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूडर काल और स्टुअर्ट काल में हुए विकास का जिक्र किया था। हमने यह देखा था कि किस प्रकार स्टुअर्ट राजाओं ने जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय उस लंबे कालखंड में किस प्रकार से जहां राजाओं की निरंकुशता को चुनौती दी गई और संसद के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित कर ली गई कि राजा संसद का मुखापेक्षी बन गया। हमने यह भी देखा था कि 1701 के उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि यदि महारानी एन यदि निस्संतान रहती है, उनके कोई उत्तराधिकारी उत्पन्न नहीं होता है, तो हैनोवर वंश की राजकुमारी सोफिया के उत्तराधिकारियों को अगला शासक नियुक्त किया जाएगा। 1714 में यही स्थिति उत्पन्न हुई कि हैनोवर वंश के उत्तराधिकारी जॉर्ज प्रथम को ब्रिटेन का शासक घोषित किया गया। जॉर्ज राजा जो थे वो मूलतः विदेशी थे। वो इंग्लैंड उनके जन्मस्थली नहीं था, अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं थी। तो उस विदेशी राजवंश के राजा को जब ब्रिटेन का राजा घोषित किया गया, तो जो वस्तु स्थिति थी या जो तथ्यात्मक स्थिति थी वो ये थी कि जॉर्ज राजाओं ने ब्रिटेन की राजनीति में रुचि लेना छोड़ दिया। इसके दो कारण थे। एक तो क्योंकि वो विदेशी थे, इसलिए ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति का उन्हें कोई गहरा ज्ञान नहीं था। दूसरी बात, हैनोवर राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी। अंग्रेजी से अनभिज्ञता के कारण जब राजा संसद की बैठकों की अध्यक्षता करता था तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो ब्रिटिश राजनीति में रुचि के अभाव के कारण, ब्रिटिश राजनीति के प्रति अपने समझ के अभाव के कारण तथा अंग्रेजी भाषा के प्रति अनभिज्ञता के कारण ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जॉर्ज राजाओं ने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना छोड़ दिया। जॉर्ज राजा जब मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करते थे तो उन्होंने अपने स्थान पर मंत्रिमंडल में से ही किसी एक वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति को अध्यक्षता करने का दायित्व दे दिया। यह जो संयोग से बनी हुई व्यवस्था थी, इसी संयोग की व्यवस्था में से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। अर्थात राजा की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो व्यक्ति करता था वो प्रधानमंत्री कहलाया और प्रधानमंत्री का दायित्व था कि मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों के बारे में राजा को प्रतिदिन जानकारी दे और राजा प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों को राजा अपनी स्वीकृति भी दे देता था। यह संसदीय शासन के विकास के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह था ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास के दृष्टिकोण से। और हम देखते हैं कि पिछले विभिन्न राजाओं के काल में जो विकास हुआ था, उसी विकास के तारतम्यता में यह नया विकास भी बहुत अनुकूल रहा संसदीय शासन के विकास के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से हैनोवर वंश में भी राजाओं ने अपनी शक्ति की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह कह सकते हैं कि वो केवल ब्रिटेन की राजनीति में मूक दर्शक ही बने रहे और वो केवल औपचारिक प्रधान की भूमिका में आ गए। हैनोवर काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विकास हुआ है वो ब्रिटेन की कॉमन सभा के या ब्रिटेन की लोकसभा के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण से हुआ है। 1714 में हैनोवर वंश प्रारंभ होता है और 1716 में ही ब्रिटेन की संसद
कृतज्ञ राजा से एक कानून बनवा लेती है और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाकर 3 वर्ष से बढ़ाकर के 7 वर्ष कर दिया जाता है। इसको सेप्टेनियल एक्ट भी कहा जाता है, सप्तवर्षीय कानून, जिसमें कि इंग्लैंड की संसद अपना जीवन काल बहुत बड़ा 3 वर्ष से बढ़ाकर सीधा 5-7 वर्ष का वो बना लेती है। इसके पश्चात जो इस काल में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो है लोकसभा या कॉमन सभा के द्वारा विभिन्न एक के बाद एक विभिन्न कानूनों को पारित करवाना। इन कानूनों में 1832 का मताधिकार अधिनियम, 1867 का मताधिकार अधिनियम, 1884 का मताधिकार अधिनियम, 1918 का मताधिकार अधिनियम और 1928 का अधिनियम, इन सभी अधिनियमों के माध्यम से क्रमशः धीरे धीरे पहले मध्यम वर्गीय लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, फिर खेतिहर मजदूरों को, फिर दस्तकारों को। 1918 के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार दिया गया और 1928 के कानून के द्वारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई और 1959 में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस तरह से ब्रिटेन के संविधान में लगभग जो 100 वर्ष का कालखंड मताधिकार के विस्तार की दृष्टि से रहा और बहुत धीमा विकास हुआ था। हैनोवर काल में एक और जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि ब्रिटेन में हमेशा के लिए राजपद का लोकतंत्रीकरण हो गया, अर्थात संसद का केंद्र अब राजा अर्थात शक्ति का केंद्र अब राजा नहीं रहा, परंतु शक्ति का केंद्र संसद बन गई और संसद में भी लोकसभा बन गई। ब्रिटेन में हम जानते हैं कि जब मॉडल पार्लियामेंट एडवर्ड राजा ने जब मॉडल पार्लियामेंट बनाई थी तब से ही द्विसदनीय संसद का विकास हो गया था और ब्रिटेन के संसद के 2 सदनों के नाम हैं लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लॉर्ड सभा उच्च वर्ग, सामंत, धनाढ्य लोग और एक प्रकार से अभिजनों का हाई क्लास सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, जबकि जो कॉमन सभा है वो गरीब, सामान्य मध्यम वर्गीय, दस्तकारों का और जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। 1910 में ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में अगला चरण प्रारंभ होता है और वो है विंडसर काल। हैनोवर काल 1714 से 1901 तक हम कह सकते हैं कि चला, या 1910 में जो है ब्रिटेन की वर्तमान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी राज्याभिषेक किया गया। एलिजाबेथ द्वितीय का जो कालखंड है वो विंडसर काल के नाम से जाना जाता है। विंडसर काल में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और वो लॉर्ड सभा की शक्तियों में अप्रत्याशित कमी कर दी गई और कॉमन सभा की शक्तियों का अप्रत्याशित विस्तार किया गया। 1911 के संसदीय अधिनियम के माध्यम से, बच्चों आप ध्यान से सुनिए जो मैं भी ये बात कर रही हूँ, कि 1911 के संसदीय अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड सभा की शक्तियों में कटौती की गई। और वो कटौती कैसे की गई? देखिए, कोई भी जो कानून होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य कानून और एक वित्तीय कानून, अर्थात जिसका संबंध पैसे के लेन देन से होता है वो बहुत महत्वपूर्ण कानून है, और जिसका संबंध वित्त से या पैसे से नहीं होता परंतु अन्य किसी भी क्षेत्र से हो सकता है वो सामान्य कानून। तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के इस अधिकार को कम कर दिया गया कि सामान्य कानून के क्षेत्र में लॉर्ड सभा 2 वर्ष की विलंबनकारी शक्ति से रख पाएगी। इसका अर्थ ये है कि ब्रिटेन की संसद में या लॉर्ड सभा में यदि कोई कानून बनने के लिए कानून का प्रारूप विधेयक यदि जाता है तो लॉर्ड सभा उसको 2 वर्ष तक रोके रख सकती है। यदि 2 वर्ष के पश्चात भी लॉर्ड सभा उसको पारित नहीं करती है
तो वो लॉर्ड सभा से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। और यदि लॉर्ड सभा उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं देती है और वहां से वो प्रस्तावित नहीं होता है, तो भी वहां से वो प्रस्तावित माना जाएगा। अर्थात लॉर्ड सभा के पास केवल 2 वर्ष की रोकने की शक्ति, विलंब करने की शक्ति रह गई थी। इसी प्रकार 1949 का जो संसदीय अधिनियम था, ये 1911 का संसदीय अधिनियम था। और 1911 के संसदीय अधिनियम में जो और महत्वपूर्ण कटौती की गई वो ये कि सामान्य कानून के क्षेत्र में लॉर्ड सभा की विलंबनकारी शक्ति को 2 वर्ष से भी कम करके 1 वर्ष कर दिया गया, और वित्तीय विधेयक की दृष्टि से उसकी विलंबनकारी शक्ति को 1 माह कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो लॉर्ड सभा कभी ब्रिटेन की राजनीति में सामंतवाद के समय में, मैग्नम कॉन्सिलियम के समय में, प्रिवी परिषद जब एक महान परिषद हुआ करती थी, उस समय में जो लॉर्ड सभा कभी ब्रिटेन की शक्ति का केंद्र हुआ करती थी, वही लॉर्ड सभा जो है अब पूरी तरह से शक्ति शून्य बना दी गई, और इसके पास जो है वो केवल 1 माह की विलंबनकारी शक्ति ही अब बची रह गई। तो इस प्रकार से विंडसर काल में लॉर्ड सभा की शक्ति में कमी की गई, और आज स्थिति ये है कि ब्रिटेन की राजनीति का केंद्र कॉमन सभा है। और अब हम यह कहने की स्थिति में भी हैं 21वीं शताब्दी में, और खासकर 20वीं शताब्दी के अंत में जो स्थिति बनी कि ब्रिटेन की राजनीति में संसद की स्थिति भी शक्ति शून्यता की स्थिति में परिवर्तित हो गई, और ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का विकास हुआ, और मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री प्रणाली का विकास हुआ। अर्थात अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ही शक्ति का मुख्य चुंबकीय आकर्षण है। तो इस तरह से एंग्लो सैक्सन पीरियड से प्रारंभ करके और विंडसर काल में अभी 21वीं शताब्दी तक भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो ब्रिटेन की वयोवृद्ध महारानी है अभी भी, और उनके समय तक अब ब्रिटेन में राजपद का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो चुका है। राजा जॉन की हमने बात करी कि किस प्रकार से ज़बरदस्ती मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करवाए गए। हमने चार्ल्स प्रथम की बात की थी जिनको मृत्युदंड दिया गया था। हमने जेम्स द्वितीय की बात करी जिनको जबरदस्ती जो है वो सिंहासन छोड़ना पड़ा था ब्रिटेन की महान रक्तहीन क्रांति के द्वारा। और धीरे धीरे इस प्रकार से राजाओं ने शक्ति के त्याग को अपनी नियति मान लिया था, और ब्रिटेन का राजा या राजपद आज शक्ति की दृष्टि से बिल्कुल शून्य है, 0 है। ऐश्वर्य की दृष्टि से वो आज भी उसे पुराने ऐश्वर्य और शानो शौकत का प्रतीक है। इसी के साथ ही ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की चर्चा हमने यहाँ अब समाप्त करते हैं, और आगे के वीडियो में हम ब्रिटेन के संवैधानिक संस्थाओं का जो है वो अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।